जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये हमारा 38वां एपिसोड है दोस्तों। वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, महमूद अब्बास, मोहम्मद शताए, तामस सुलियोक। प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों है मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना गया है। यही प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। काफ़ी महीनों से चल रहा है। इसी बीच में फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद शताए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया मोहम्मद शताए ने। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री यहाँ पर चुना गया है दोस्तों। फिलिस्तीन प्राधिकरण, ये फिलिस्तीन जो राष्ट्र है दोस्तों, ये फिलिस्तीन प्राधिकरण पीए के रूप में इसको पूरे वर्ल्ड में मान्यता मिला हुआ है। तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा है और यहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। ये जो महमूद अब्बास हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों तो यरूशलेम है यहाँ की राजधानी। और मुद्रा की बात करेंगे तो फिलिस्तीनी पाउंड है। फिलिस्तीनी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, इनके सामने चुनौती क्या है देश के लिए? गाजा पट्टी का पुनः निर्माण करना। गाजा पट्टी का पुनः निर्माण करना, यही चुनौती है। अभी तक युद्ध चल ही रहा है। युद्ध कहीं से ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध अभी भी चल ही रहा है। भारत सरकार ने इसी युद्ध के बीच में इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। ऑपरेशन अजय भारत ने कहाँ पर चलाया है? ये प्रश्न आएगा तो इजराइल में चलाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल की भी राजधानी जेरूसलेम है और फिलिस्तीन की भी राजधानी जेरूसलेम है। इजराइल की मुद्रा जो है ये न्यू शेकल है। न्यू शेकल जो मुद्रा है ये इजराइल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निसेट यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। निसेट इजराइल के पार्लियामेंट को। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिलिस्तीन प्राधिकरण पीए के नाम से जाना जाता है। फिलिस्तीन प्राधिकरण में दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो स्थान आता है। एक तो गाजा पट्टी आ गया दोस्तों, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों ही आता है। और बाकी सब पर कब्जा इजराइल का है। आपको पता है ये फिलिस्तीन पहले राष्ट्र था। फिलिस्तीन राष्ट्र था जो शरणार्थी यहूदी आए थे, फिलिस्तीन में आकर के बस गए थे दोस्तों। और वर्तमान में ये स्थिति वहाँ पर हो चुकी है कि जो फिलिस्तीन मूल नागरिक है फिलिस्तीनी, वो वहाँ पर शरणार्थी बन चुके हैं। और जबकि इजरायली वहाँ के जो है उनका पूरा कब्जा हो चुका है देश पर। तो प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं और इससे पहले मोहम्मद शताए ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये बने हैं। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। ये 15 मार्च को मनाया गया है 2024 में। और प्रत्येक जो वर्ष है ये 15 मार्च को ही मनाया जाता है दोस्तों। 15 मार्च को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 मार्च 1962 की वो तारीख है जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जो है स्पीच दिए थे दोस्तों। इसी दिन स्पीच दिए थे, कंज्यूमर राइट से संबंधित स्पीच दिए थे। इसलिए वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। और ये मनाना कब से शुरू हुआ है? 1983 से।
स्पीच 1962 में उन्होंने दिया है 15 मार्च को, परंतु ये 1983 15 मार्च मनाया जाना शुरू किया गया है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 15 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, इस्लामोफोबिया विरोध दिवस। इस्लामोफोबिया विरोध दिवस इसी दिन से मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 14 मार्च, यहाँ पर 14 मार्च है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैथमेटिक डे, IMD, इंटरनेशनल मैथमेटिक डे इसी दिन मनाया जाता है 14 मार्च को। हमारा प्रश्न था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस साल का थीम क्या है दोस्तों? थीम क्या है? 2024 का थीम है इसका उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार AI, ये इसका थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर 15 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBSE के अध्यक्ष हाल फिलहाल में किसे नियुक्त किया गया? ये प्रश्न है। राहुल सिंह, राजीव कुमार मित्तल, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। ये राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे पहले निधि छिब्बर थी, निधि छिब्बर, याद रखना है आपको। इससे पहले जो है ये निधि छिब्बर थी, और निधि छिब्बर के बाद ये राहुल सिंह बने हैं, और यही प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सिंह। निधि छिब्बर वर्तमान में जो है ये नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हो चुकी है दोस्तों। नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हो चुकी है। राहुल सिंह IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। CBSE का टैगलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर हम बात करेंगे CBSE का टैगलाइन क्या है, अस्तो मा सद्गमया। अस्तो संस्कृत वाक्य है, अस्तो मा सद्गमया, अस्तो मा सद्गमया, ये संस्कृत वाक्य है और ये CBSE का थीम है। अगर हिंदी में इसका अनुवाद हम करेंगे तो हे माँ हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। इसका मतलब होता है दोस्तों, हे माँ हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, सत्य की ओर ले जाइए। ये इसका जो है टैगलाइन है, अस्तो मा सद्गमया। तो प्रश्न का उत्तर हमारा राहुल सिंह हो जाएगा, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों सुर्खियों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें से जो है आपको ध्यान रखना है कि अरुण गोयल जो चर्चा में थे दोस्तों, अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त जब बने थे ये तभी से चर्चा में हैं, और इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके इस्तीफा देने के बाद एक अनूप पांडे भी हैं दोस्तों। तो एक अरुण गोयल हैं और अनूप पांडे हैं। अनूप पांडे रिटायर हो चुके हैं। तो 2 पोस्टें यहाँ पर खाली हुई है चुनाव आयुक्त की, और 2 नए भर्ती हुए हैं, नए 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं यहाँ पर। ज्ञानेश कुमार, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है दोस्तों यहाँ पर सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू, ये 2 अपॉइंटमेंट नए हुए हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का चुनाव करता है दोस्तों? तो लोकसभा का, राज्यसभा का भी यही करता है, राष्ट्रपति का करता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का भी यही करता है दोस्तों,
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा करता है और विधान परिषद का करता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, विधानसभा और विधान परिषद सबका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जो स्टेट निर्वाचन आयोग है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? तो ये चुनाव करता है दोस्तों लोकल बॉडीज का, लोकल गवर्नेंस बॉडीज का, जिसमें पंचायती राज हो गया, पंचायती राज का हो गया, या फिर नगर पालिका का हो गया, नगर पालिका का हो गया। इन सब का चुनाव जो है स्टेट जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था, सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, प्रत्येक पेपर के सुर्खी में और प्रत्येक मीडिया चैनल पर ये चल रही है न्यूज। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और पारित किया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न ऑप्शन है यहाँ पर भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति। भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला इसके थ्रू? 2019 से 24 का आंकड़ा केवल एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और यही प्रश्न का सही उत्तर है। हम इस क्वेश्चन को पूरा ऑपरेशन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है डिसीजन? आपको याद रखना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड, हिंदी में चुनावी बॉन्ड कहते हैं, ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। जैसे सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किया है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था भारतीय जनता पार्टी का? इसमें राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। इसमें चंदा देने वाले का नाम और लेने वाले का नाम कोई उजागर नहीं होना था। तो देने वाले का नाम और प्लस में लेने वाले का नाम, ये उजागर नहीं होना था, ये कहा गया था उसमें। और इसका नोडल बैंक कौन बनेगा? तो एसबीआई बनेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बॉन्ड यही लेगा, यही जारी करेगा, याद रखना है। और जिसको भी अगर इंडिया में कोई कंपनी हो, कोई व्यक्तिगत मैटर हो, कोई अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के माध्यम से ही खरीदना पड़ेगा। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया था दोस्तों। कोर्ट में ये मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर, और सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है बैठती है इसके फैसले के लिए दोस्तों। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि चुनावी बॉन्ड जो है असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। ये ऐसा क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो है आर्टिकल 19 और आरटीआई एक्ट, इन दोनों का उल्लंघन है यहाँ पर, और इसीलिए चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया कि 26 दिन के अंदर एसबीआई को क्या करना है? इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 से लेकर के 24 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका पूरा जो डाटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर लोड करेगा ये डाटा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोस्तों 11 मार्च की वो तारीख है, 11 मार्च की वो तारीख है,
सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के वकील जो है हरीश साल्वे आते हैं और दलील देते हैं कि अभी तक जानकारी हमने इकट्ठा नहीं किया, इसमें और टाइम लग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अगले दिन मतलब 12 मार्च को आपको जो है ये सारी जानकारी, चंदा से रिलेटेड जानकारी जो है आपको देना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। अगले दिन जानकारी दिया जाता है एसबीआई के द्वारा। लेकिन जानकारी जो है इसमें टूटी फूटी है दोस्तों, टूटी फूटी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पर 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ है, तब से जानकारी नहीं दिया गया है, जानकारी 2019 से ही दिया गया है। क्योंकि इनका कहना है, एसबीआई का, कि आदेश में 2019 से 24 के बीच में आदेश दिया गया है, इसीलिए पिछला डाटा इन्होंने नहीं दिया है। डाटा भी दिया है तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक जो है नंबर, जो बॉन्ड नंबर होते हैं दोस्तों, बॉन्ड नंबर, वो यहाँ पर एसबीआई के द्वारा नहीं बताया गया, उसको गुप्त रखा गया है। उसके बाद दोस्तों फिर से तारीख पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द 1-2 दिन अंदर 15 तारीख, जो 15 मार्च को जो तारीख पड़ी है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर, बॉन्ड नंबर भी एसबीआई को बताना है, बॉन्ड नंबर के साथ बताना है और पूरा डाटा बताना है, पूरा डाटा बताना है। एसबीआई को बताया गया है दोस्तों। अभी जो डाटा एसबीआई ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो पब्लिश हुआ है वेबसाइट पर, उसके अनुसार ये 5 साल का डाटा है। पहली बात, 2019 से 2024 का डाटा है, इससे पहले का डाटा नहीं दिया गया दोस्तों। इस डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा रकम किस पार्टी को मिला है, रुपए में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 47.5%, 47.5% जो रुपया है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा इनको मिला है। अगर रुपये में इसको देखेंगे तो 6060 करोड़ रुपया बनता है दोस्तों। 6060 करोड़ रुपया केवल और केवल एसबीआई को मिला है। और बाकी के जो है दोस्तों, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 52.5 में दूसरी सभी पार्टियाँ हैं। पूरे ऑल इंडिया की सभी पार्टियाँ 52.5% रुपया इनको मिला है और भारतीय जनता पार्टी को केवल 47.5% रुपया मिला है, जो यहाँ पर 6060 करोड़ रुपया बनता है। यही प्रश्न हमारा था कि सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरे नंबर पर जो है तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को जो है यहाँ पर 1609 करोड़ रुपया मिला है, 1609 करोड़ रुपया मिला है। और तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस पार्टी है, 1421 करोड़ रुपया मिला है कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज़्यादा चंदा किस कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, इसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है और 1368 करोड़ रुपया दिया है, 1368 करोड़ रुपया दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके क्या इश्यूज हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान, मुंबई है। ये रणजी ट्रॉफी 2024 वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है और ये कौन से नंबर का है दोस्तों? ये 42वां नंबर का है। हाल फिलहाल 2024 में जो हुआ है ये 42वां नंबर का हुआ है, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। विजेता क्वेश्चन था कौन है, तो मुंबई है। उप विजेता विदर्भ है, विदर्भ जो है उप विजेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी कब हुआ था? 1934 में हुआ था और उस समय भी विजेता टीम बॉम्बे ही था दोस्तों।
बॉम्बे ही था विजेता टीम, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? स्वाति ऐप, संकलन ऐप, लीड ऐप, चैंपियन ऐप। संकलन ऐप का उद्घाटन किया है। NIA का आपने नाम सुना होगा, बराबर सुर्खियों में आ जाता है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है और इसका गठन 2009 में हुआ था। 2009 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका आतंकवादी हमले को रोकने के लिए, आतंकवादी हमले को रोकने के लिए आतंकवादी हमले को रोकने के लिए। अभी इसके हेड कौन हैं? NIA के हेड कौन हैं? दिनकर गुप्ता हैं। दिनकर गुप्ता इसके हेड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी गृह मंत्री ने दोस्तों 2 चीजें स्टार्ट की यहाँ पर। CCMS ऐप, CCMS पहल स्टार्ट किया है। CCMS पहल स्टार्ट किया है, किस लिए किया है? आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली के लिए। आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली के लिए शुरू किया है CCMS पहल। और दूसरी बात, यहाँ पर संकलन ऐप शुरू किया है। जो हमारा प्रश्न का उत्तर है, संकलन ऐप शुरू किया है। संकलन ऐप आपराधिक कानून संकलन के लिए ही है दोस्तों। आपराधिक कानून संकलन के लिए सारे कानून जो अपराध से रिलेटेड हैं, ये संकलन ऐप पे सभी उपलब्ध हो जाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर हमारा होगा, NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये संकलन ऐप का किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है? PB शब्द पहल का संबंध किससे है? UGC से है, CBSE से, प्रसार भारती से, इसरो से। ये प्रसार भारती से है दोस्तों। PB शब्द ऐप क्या है, हमको इसको समझना जरूरी है। PB का फुल फॉर्म होता है प्रसार भारती। P से प्रसार और B से भारती, प्रसार भारती होगा। यहाँ पर शब्द जो है, शब्द का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये भी आप लिख लीजिए, सूचना साझाकरण सेवा। सूचना साझाकरण सेवा। तो प्रसार भारती सूचना साझाकरण सेवा, इसका पूरे का फुल फॉर्म हो जाएगा PB शब्द का। ये पहल लॉन्च करने वाले कौन हैं? तो ये अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर हैं, युवा खेल मंत्री हैं, इन्होंने ही लॉन्च किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं ये दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब प्रसार भारती सूचना साझाकरण सेवा ऐप PB शब्द ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है, यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों। जो सरकारी न्यूज़ नेटवर्क है, DD हो गया या फिर दूरदर्शन हो गया, या फिर ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ये सरकारी नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क हैं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑडियो हैं, न्यूज़ हैं, जो इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज के रूप में हो, या फिर इमेज फॉर्मेट में हो, इन सबको जो है दोस्तों मिला करके एक जगह इसी ऐप पर रखा जाएगा। PB शब्द ऐप पर सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड DD, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो से जितने भी रिलेटेड जो भी है न्यूज़, वो सभी PB शब्द ऐप पर मिल जाएगा। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, प्रसार भारती के द्वारा किया गया है दोस्तों, इसी से संबंधित है। और
इसको शुरू किसने किया है, लॉन्च किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, अगरतला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। इंडोर एथलीट केंद्र, यहाँ पर शब्द पढ़ना है आपको, इंडोर एथलीट केंद्र। दो तरह के गेम होते हैं दोस्तों, एक आउटडोर होता है और एक इंडोर होता है। इंडोर का मतलब है 4 दीवारी के अंदर खेलने वाला गेम, 4 दीवारी के अंदर, याद रखना। और आउटडोर खुले मैदान में खेला जाता है, आउटडोर खुले मैदान में खेला जाता है। तो ये इंडोर एथलीट केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है, और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम बहुत फेमस है, कलिंगा स्टेडियम, और यहीं इसी स्टेडियम में हुआ है इंडोर एथलेटिक केंद्र का जो है स्थापना हुआ है दोस्तों, याद रखना है। इसमें कौन कौन से गेम खेले जाएंगे? तो जलीय इंडोर केंद्र है ये, जलीय इंडोर केंद्र मतलब जल से रिलेटेड जितने भी गेम आ जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर जो दोस्तों है, एथलीट है, एथलीट केंद्र है, इससे भी रिलेटेड आ जाएगा गेम। और तीसरा बात डाइविंग सेंटर ये है, डाइविंग सेंटर, डाइविंग सेंटर। 3 बातें यहाँ पर है। शुरुआत करने वाले कौन है इसको दोस्तों? तो यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, भुवनेश्वर आप जानते हैं उड़ीसा की राजधानी है, इन्होंने शुरू किया है। प्रश्न यही था कि भारत का पहला इंडोर एथलीट केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? भुवनेश्वर में, कलिंगा स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? ये प्रश्न है। आईआईटी नई दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास। ये आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है दोस्तों। आपने नाम सुना होगा, बार बार आता है दोस्तों, यूएवी, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी को मानव रहित वाहन कहते हैं, मानव रहित वाहन कहते हैं, जो यहाँ पर हिंदी शब्द इसका होगा मानव रहित वाहन। ये ड्रोन है दोस्तों, आप ड्रोन है, आप देखते हैं ड्रोन रिमोट से चलता है, उसमें कोई मानव बैठ के नहीं जाता है ड्रोन में, याद रखिएगा। तो यही ड्रोन विकसित किया है आईआईटी जोधपुर ने। इसकी विशेषता क्या है इस ड्रोन की? तो ये हवा प्लस पानी दोनों जगह में ये जा सकता है, चल सकता है। इसका उपयोग कहाँ होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा? समुंदर में तेल रिसाव, समुंदर में तेल रिसाव, आप देखते हैं समुंदर में तेल रिसाव होता है, या किसी प्रकार का प्रदूषण होगा, उसकी मैपिंग के लिए इसका प्रयोग होगा, मैपिंग के लिए इसका प्रयोग होने वाला है, याद रखना है। इसका निर्माण का आइडिया कहाँ से आया? तो एनही गास पक्षी का नाम है, एनही गास पक्षी। ये ऐसा पक्षी है दोस्तों जो हवा और पानी दोनों में चल सकता है, और इसी के पक्षी को देखने के बाद जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया गया जो हवा और पानी दोनों में चल सकता है। तो ये प्रयास किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों ये क्वेश्चन। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड का महोत्सव है, और उत्तराखंड प्रश्न का सही उत्तर है। फूलदेई आप जानते हैं, फूल का मतलब पुष्प होता है, और देई मतलब हलवा होता है दोस्तों, हलवा होता है, देई हलवा होता है। और ये फसल जो है, ये जो है अच्छी फसल के लिए त्यौहार मनाया जाता है, अच्छी फसल के लिए त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं दोस्तों, घर की दहलीज जो है, घर का दरवाज़ा जो होता है इस फेस्टिवल में, दरवाजे पर जो है कि रंगोली किया जाता है दोस्तों, कुंवारी लड़कियों द्वारा, कुंवारी कन्या द्वारा रंगोली किया जाता है।
रंगोली किया जाता है यहाँ पर। बच्चे जो हैं इसमें फूल और चावल लेकर के जो है घर घर जाते हैं और वहाँ से उनको तरह तरह के जो है दोस्तों गुड़ हो गया या फिर चावल हो गया या फिर गुड़ हो गया, ऐसे चीज़ उनको उपहार में मिलता है। और यही सारी चीज़ को इकट्ठा करके और ये लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं और जो है कि लुत्फ उठाते हैं फूलदेवी महोत्सव का। तो देवी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हलवा है और ये बहुत चर्चित फेस्टिवल है उत्तराखंड का, कृषि से संबंधित है, अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।